हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिंपल फिजिक्स में। हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है वृत्ताकार धारावाही कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र हमें ज्ञात करना है। इससे पहले टॉपिक में हमने वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किया था, है ना। तो इसमें हमने एक धारावाही लूप लिया था इस तरह से, इसके सेंटर पर हमने यहाँ पर केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किया था। अभी हमको क्या करना है, इसकी अक्ष पर। अब अक्ष का मतलब क्या है कि इसके केंद्र से गुजरने वाली और इसके लूप के तल के लंबवत, तल जैसे कागज में बना हुआ है तो कागज का तल ही इसका तल है, और इसके कागज के लंबवत और इसके केंद्र से गुजरने वाली जो लंबवत रेखा होगी वो इसकी अक्ष होगी। यानी इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। जैसे हमने इसको लूप को उठाकर थोड़ा तिरछा रख लिया है, ऊर्ध्वाधर तल में रख दिया है, और ये इसका तल अब इस तरह से खड़ा हो गया, प्लेन हो गया है, और इसके केंद्र से इस तरह से ये अक्ष निकल रही है, लाइन है, ये इसकी अक्ष होगी। ठीक है, तो इस तरह से इस अक्ष पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। तो इससे पहले टॉपिक में मैं आपको बता रही थी कि हमने केंद्र पर निकाला था चुंबकीय क्षेत्र। अब हम निकालेंगे इसकी अक्ष पर। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। ये एक वृत्ताकार धारावाही लूप हमने ले लिया, और जैसे हमने अब से पहले वाले टॉपिक में पढ़ा है, ये इसका केंद्र हो गया। मान लीजिए ये केंद्र है O, और इसकी त्रिज्या हमने मान ली, जो वृत्त की त्रिज्या है ये A है। ठीक है, ये लूप जो हमने ऊर्ध्वाधर तल में ऐसे खड़ा किया हुआ है, इस तरह से खड़ा कर रखा है, इसलिए थोड़ा इस शेप का दिखाई दे रहा है ये। और ये इसके केंद्र से और तल के लंबवत गुजरने वाली रेखा हो गई, यानी इसकी अक्ष। तो इसकी अक्ष पर हमें यहाँ मान लीजिए बिंदु P है, जहाँ इस लूप के कारण या कुंडली के कारण हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो यहाँ से ये लंबाई मान लीजिए, यहाँ से यहाँ तक की इसकी दूरी x है, और इसको हम P से मिला देते हैं। ये यहाँ तक की जो लंबाई है ये मान लीजिए R है। यहाँ हमने ये एक छोटा सा अवयव ले लिया है, यहाँ से यहाँ तक की इसकी लंबाई डेल्टा L है। ठीक, ये एंगल हम मान लेते हैं, ये एंगल हो गया मान लीजिए अल्फा। आप थीटा भी ले सकते हैं इसमें। और जो धारा की दिशा है वो इस तरह से है, यहाँ से इस तरह से ये धारा I है, इस तरह से प्रवाहित हो रही है। ठीक है, इस दिशा में I धारा प्रवाहित हो रही है। अब हमको क्या करना है, इसके चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। पहले हम क्या करते हैं, छोटे से अवयव डेल्टा L के कारण यहाँ बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे। तो छोटा सा अवयव है तो छोटा सा ही चुंबकीय क्षेत्र होगा। डेल्टा L है तो डेल्टा B हम चुंबकीय क्षेत्र ले लेते हैं। अब बात आती है कि इसकी दिशा क्या होगी। तो दिशा ज्ञात करने के लिए दाएं हाथ के नियम से हम क्या करते हैं कि अपने अंगूठे को धारा की दिशा में रखते हैं और उंगलियां उस तरफ करते हैं। जब जिस दिशा में उंगलियां घूमेंगी उस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जैसे धारा की दिशा हम यहाँ पर डेल्टा L पर अगर देखते हैं, तो डेल्टा L पर धारा की दिशा निकालने के लिए हम यहाँ पर स्पर्श रेखा खींच देते हैं। तो यहाँ पर हम जब स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये I की दिशा ये हो गई। ठीक है, तो इस दिशा में हम जब रखेंगे ये इस तरह से ये हमारा जो है वृत्त जो है वो खड़ा हुआ है। ठीक है, और इस पर लंबवत इस दिशा में स्पर्श रेखीय दिशा में धारा की दिशा है। तो ऐसे है, ये है धारा की दिशा। तो जब धारा की दिशा ये है, तो धारा की दिशा में जब हम देखेंगे तो यहाँ बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, इस तरह से, ऐसे। ये धारा की दिशा हो गई, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये हो गई ऊपर की तरफ को। ठीक है, लेकिन इसका जो तल होगा वो हमको ध्यान रखना है कि तल कैसे होगा, मैं आपको अभी बताती हूँ। तो ये इस तरह से ये डेल्टा B की दिशा होगी। ये आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर मैं अलग से आपको चित्र बना के दिखाती हूँ।
ये आई की दिशा है, ठीक है, और ये इसके लंबवत। यहाँ पर जो हमने जो वेक्टर फॉर्म हमने पढ़ी है बायो-सैवर्ट लॉ की, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि ये होता है डेल्टा बी इक्वल्स टू म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई। इसकी वेक्टर फॉर्म में अगर आप देखेंगे तो ये होता है आई वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर डेल्टा एल अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आप 11वीं में 11th में आपने पढ़ा है वेक्टर में कि जब दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट होती है तो जो आंसर आता है, यानी जैसे आई और डेल्टा एल वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट से डेल्टा बी हमें मिला, तो जो डेल्टा बी की डायरेक्शन होगी वो आई के भी परपेंडिकुलर होगी और डेल्टा एल के भी परपेंडिकुलर होगी। इस तरह से था हमारा ए क्रॉस बी इक्वल टू, अगर हमें सी वेक्टर है, वेक्टर सी है, तो सी की जो डायरेक्शन होगी वो ए के भी परपेंडिकुलर होगी और बी के भी, दोनों के तल के परपेंडिकुलर होगी। तो यहाँ डेल्टा भी हमें आई से मिल रहा है, ठीक है, आई और जो डायरेक्शन है डेल्टा एल की उसके क्रॉस प्रोडक्ट से, तो आई के भी लंबवत होगा और जो इसकी डायरेक्शन है इसके भी लंबवत होगा, दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा। तो ये आई हो गई, तो इसके परपेंडिकुलर। अब ये इसका तल तो ये हुआ, ठीक है, ये यहाँ से अगर ये जो हम आर देख रहे हैं ये तो ये भी 90 डिग्री है, इसके बीच में ये एंगल 90 डिग्री का है। और फिर ये जो है इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर है, यानी इसकी डायरेक्शन इस तरह से, इसका जो तल जो है वो चेंज हो गया है, लेकिन तल के इसके डायरेक्शन कैसे है कि इसके भी आर के भी परपेंडिकुलर हो गई है 90 डिग्री, और अगर आप इसको यहाँ से उठा के यहाँ लेके जाएंगे तो आई के भी परपेंडिकुलर होगा। क्लियर हो गया ना, मतलब धारा आई के भी परपेंडिकुलर है और आर के भी परपेंडिकुलर है, लंबवत है। तो इसको हमने उठा के जब हम यहाँ रखेंगे, इसको इस तरह से उठा के रखेंगे तो ये इसके भी 90 डिग्री पर होगा और इसके भी 90 डिग्री पर। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है, ठीक। अब इसी तरह से ही हम क्या करते हैं, ठीक इसके ऑपोजिट यहाँ पर एक अवयव लेते हैं, डेल्टा एल लंबाई का ही एक अवयव हम यहाँ पर लेंगे और इसको भी इसी तरह से मिलाएंगे। ठीक है, ये भी डिस्टेंस कितनी होगी, आर होगी। इसमें जो आई की डायरेक्शन होगी, यहाँ हम स्पर्श रेखा खींच देंगे, ठीक है, इसके इस तरह से इस ऑपोजिट डायरेक्शन हो गई। तो यहाँ पर भी क्या होगा, जब ऑपोजिट डायरेक्शन होगी तो इस अवयव के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसकी डायरेक्शन भी इसके ऑपोजिट हो जाएगी, तो यानी ये हो जाएगा ऐसे। ठीक है, इसको हम ले लेते हैं, ये भी इक्वल, सब कुछ इक्वल है तो ये भी इक्वल होगा। अब यहाँ पर भी जैसे हमने ये 90 डिग्री है, इसी तरह से ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का हो जाएगा। ये 90 डिग्री हो गया, बिल्कुल सेम जैसे ये था इसी तरह से ये वाला भी 90 डिग्री होगा, जैसे हमने यहाँ पर अभी देखा है। अब यहाँ ये देखते हैं, ये वाली जो वैल्यू है, ये जो रेडियस है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ये भी ए ही है, ये एक्स जो है ये कॉमन है इस वाले ट्रायंगल में भी और इस वाले ट्रायंगल में भी, और ये डिस्टेंस आर है और ये भी आर है, तो ये वाला एंगल अल्फा है, तो ये एंगल भी हमारा अल्फा के इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों त्रिभुज जो हैं, दोनों ट्रायंगल जो हैं वो सर्वांग हो गए हैं, सब चीज़ें इनकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये एंगल से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो भी इक्वल होगा, तो ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए अल्फा क्यों होगा, क्योंकि ये हमने अल्फा माना था, हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, ये पी है, ये ओ है, यहाँ पर हम इसको क्यू मान लेते हैं, ये पॉइंट क्यू मान लीजिए और ये पॉइंट मान लीजिए आर, आपको इजी रहेगा समझने में। तो ट्रायंगल ओ पी क्यू और ट्रायंगल ओ पी आर में ओ क्यू इक्वल टू ओ आर है, दोनों ही रेडियस हैं एक ही वृत्त की, ठीक है, और जो ओ पी है वो दोनों में कॉमन है, ठीक, और
जो क्यू आर है, क्यू पी इक्वल्स टू आर पी, ये दोनों जो डिस्टेंस है सेम है, तो तीनों चीज़ इक्वल होगी, तो इसलिए ये सर्वांगसम होता है। और सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं तो उनके एंगल भी, कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं, यानी सेम लंबाई की भुजा के सामने का जो एंगल होगा वो भी सेम होगा, यानी ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। आपको समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं यहाँ पर, अब ये वेक्टर है दो, अगर अभी फिलहाल इन दो की बात कर रहे हैं और ये वेक्टर है, इनकी जो रिजल्टेंट है, परिणामी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको वियोजित करना पड़ेगा, घटक बनाने पड़ेंगे, कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे। कौन सी दो डायरेक्शन में कंपोनेंट बनाते हैं हम, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो इस तरह से ये क्षैतिज दिशा में और ये ऊर्ध्वाधर दिशा में हमने लंबवत लाइन खींच ली। अब इसको घटक बनाने के लिए ये इसका ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा और ये उसका क्षैतिज घटक हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू हम निकालते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा मैं ये जो इतनी डायग्राम है, इतना इसको मैं दोबारा से इधर बना रही हूँ। आप थोड़ा बड़ा बनाऊंगी तो आपको एंगल समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहीं पे मैं बना रहे हैं। ये तो हमारे कंपोनेंट्स के लिए हो गया। ये हमारा ये अल्फा और ये अल्फा था, और डेल्टा बी इधर, डेल्टा बी इधर। तो ये हमारा 90 डिग्री था, लंबवत दिशा में है, और इसी तरह से ये भी लंबवत है, तो ये भी 90 डिग्री। अब देखिए कितने हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 लाइन है। अब यहाँ पर हम एंगल निकालेंगे और फिर यहाँ पर उसका यूज़ करेंगे। अब देखिए ये है अल्फ़ा, ये 90 डिग्री, ओके। अब यहाँ पर देखिए ये जो पिंक वाली लाइन है और ये वाली ग्रीन वाली लाइन, तो इसमें आप देख रहे हैं ये एंगल 90 डिग्री है, ये अल्फ़ा है, तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना बचेगा, 90 माइनस अल्फ़ा, ठीक। फिर वापस आते हैं यहाँ पर, ये देखिए ये जो ग्रीन वाला हम देख रहे हैं, ये वाला, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री है, और उस 90 डिग्री में ये 90 माइनस अल्फ़ा है, तो ये कितना बचेगा, इस 90 में से इस 90 माइनस अल्फ़ा को माइनस कर देते हैं, 90 माइनस अल्फ़ा, यानी 90 माइनस माइनस ये हो गया, माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा, तो यानी ये वाला एंगल कितना बचा, अल्फ़ा। क्लियर। अब सेम इसी तरह से इधर भी बिल्कुल वही चीज़ है, कोई डरने वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर देखिए ये पिंक वाली लाइन है और ये ग्रीन वाली लाइन है, ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है, तो 90 डिग्री होगा ही होगा, आपको अच्छे से पता है। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री हो गया, और ये अल्फ़ा है, यहाँ तक ये वाला देखिए, केवल पिंक वाला जो आपको एंगल ये 90 डिग्री का दिखाई दे रहा है, ये 90 डिग्री है, ये अल्फ़ा है, तो यहाँ से यहाँ तक केवल ये यहाँ से यहाँ तक कितना बचेगा, 90 माइनस अल्फ़ा। अब वापस यहाँ आते हैं, इस वाली लाइन के ये 90 डिग्री का एंगल हमने ये बनाए रखा है, इसी तरह से बिल्कुल इधर ही वाला भी है, तो ये वाला 90 डिग्री है, ये दोनों यहाँ पर जो पर्पल वाली लाइन आपको दिख रही है ये, ठीक है। इसमें इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का ये एंगल है, और यहाँ से ये इतना एंगल 90 माइनस अल्फ़ा है, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा हमारा अल्फ़ा, बिल्कुल इसी तरह से सेम। तो अब वापस हमारा क्या है कि हमको ये वाला एंगल चाहिए, और ये वाला एंगल हमारा कितना आया निकल के, ये वाला एंगल आया अल्फ़ा, ये वाला भी एंगल अल्फ़ा। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो आप इसको दोबारा से यहाँ से देखिएगा, आपको बिल्कुल पक्का समझ में आ जाएगा ये। तो ये एंगल अल्फ़ा हो गया और ये भी अल्फ़ा हो गया। अब हम इसके कंपोनेंट बनाते हैं। कंपोनेंट बनाने के लिए क्या करेंगे, आइए, ये है हमारे पास ये ट्रायंगल,
इस ट्रायंगल को मैं इधर बना रही हूँ साइड में, ये और ये। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये एंगल है अल्फा। यहाँ से हमने इसके ऊपर लंब डाल दिया है, यहाँ से ऐसे, ये 90 डिग्री है, ये डेल्टा बी। तो हमको ये चाहिए, ये 90 डिग्री है, तो अल्फा के लिए ये लंब हो गया, और ये आधार, हमको आधार चाहिए, और कर्ण कितना है, डेल्टा बी। तो आधार और कर्ण में रिलेशन होता है कोस का, तो कोस अल्फा इक्वल टू आधार अपॉन कर्ण। तो आधार इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ण इंटू कोस अल्फा। तो यानी ये जो हम आधार हमें निकालना है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा बी कोस अल्फा। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ। तो हमारा जो ये ऊर्ध्वाधर घटक आया है, ये आया डेल्टा बी कोस अल्फा। और बिल्कुल इसी तरह से ही अब हम निकालते हैं यहाँ पे लंब। ये तो वर्टिकल हुआ, अब हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज घटक निकालने के लिए इस वाली लाइन पर यहाँ पर हमने ये लंब डाल दी, ये वाला घटक निकालने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये वाली वैल्यू और ये सेम होगी, इक्वल है, क्योंकि समांतर रेखाएं हैं, चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो ये समांतर रेखाएं हैं, तो इसी वाले ट्रायंगल में हम फिर से आते हैं। अल्फा के लिए ये है लंब और ये है कर्ण, तो लंब और कर्ण में रिलेशन होता है साइन। तो साइन अल्फा इक्वल टू लंब अपॉन कर्ण। तो यहाँ से लंब बराबर हो जाएगा कर्ण इंटू साइन अल्फा, यानी ये वाली जो वैल्यू है ये क्या होगी, डेल्टा बी साइन अल्फा, और ये इसके इक्वल है। तो जब हमारा ये डेल्टा बी साइन अल्फा आया, तो ये वाली वैल्यू भी आ जाएगी डेल्टा बी साइन अल्फा। तो ऊर्ध्वाधर घटक यानी हमारा ये क्या हुआ, ये आया डेल्टा बी साइन अल्फा। ठीक है, अब बिल्कुल सेम इसी तरह से ही इधर भी होगा, इधर भी हमारा हो जाएगा। यहाँ से हमने इस पर लंब डालेंगे तो ये ऊर्ध्वाधर घटक आएगा हमारा, और ऊर्ध्वाधर घटक बिल्कुल सेम इसी तरह से ही ये आ जाएगा डेल्टा बी कोस अल्फा। और क्षैतिज घटक के लिए हम यहाँ लंब डालेंगे, तो ये इसका क्षैतिज घटक आ जाएगा बिल्कुल जैसे अभी हमने ये सॉल्व किया था, डेल्टा बी साइन अल्फा। ठीक, अब हम यहाँ देख पा रहे हैं कि डेल्टा बी सेम है, कोस अल्फा सेम है, यानी ये डेल्टा बी कोस अल्फा और ये डेल्टा बी कोस अल्फा बिल्कुल इक्वल हैं और डायरेक्शन में अपोजिट हैं। तो इन दो अवयवों के लिए ये दोनों जो घटक हैं, वर्टिकल कंपोनेंट जो हैं, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो बचा कौन, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, क्षैतिज घटक है, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, और वेक्टर जब एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो इसमें हम फिलहाल अगर हम इन दो अवयव की बात करें, तो इन दो अवयव के कारण केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, केवल क्षैतिज दिशा में टोटल जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो डेल्टा बी साइन अल्फा प्लस डेल्टा बी साइन अल्फा, यानी 2 डेल्टा बी साइन अल्फा होगा। ठीक है, अब हम अगर इसी तरह से पूरे लूप की बात करें, तो हर अवयव के सामने अपोजिट डायरेक्शन, जैसे इसके सामने ये अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसे ही एक कहीं पर भी हम लेंगे, ये लेंगे तो इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर अवयव होगा। तो इन दोनों के कारण ये वाला यानी वर्टिकल कंपोनेंट तो खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, केवल क्षैतिज घटक रहेगा। तो यही सेम यही हर जगह अप्लाई होगा, यानी पूरे लूप में, पूरी कुंडली में सभी अवयवों के कारण जो वर्टिकल कंपोनेंट्स है वो बिल्कुल एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, केवल क्षैतिज घटक रहेंगे। ठीक, यानी पूरे लूप के कारण जब हम चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो वो क्या होंगे, सभी अवयवों के कारण चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटकों का योग। ओके, ठीक है, अब हमारा ये डायग्राम ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं अपना आर्टिकल पूरा करने के। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, चित्रानुसार। तो चित्रानुसार लिखते ही आपका ये पूरा चित्र जो अगर सही है डायग्राम है
तो एग्जामिनर को पता लग जाएगा कि हाँ आपको ये सब पता है। तो हम यहाँ पे चित्रानुसार लिख के और पूरा डायग्राम अपना वेरीफाई कर देते हैं। तो माना चित्रानुसार ए त्रिज्या की कुंडली के केंद्र से x दूरी पर अक्षीय स्थिति में है ना, अक्ष पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अवयव लेते हैं। तो सूक्ष्म अवयव डेल्टा L के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, तो बायो-सावर्ट नियम लगाएंगे। डेल्टा B इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई डेल्टा L या डेल L साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर से, है ना। यहाँ लिखेंगे बायो-सावर्ट नियम। तो डेल्टा B इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, μ0 अपॉन 4 पाई, धारा I है, अवयव की लंबाई डेल्टा L ही है, साइन थीटा, थीटा की जगह यहाँ कौन आ जाएगा 90, क्योंकि धारा की दिशा और अवयव को मिलाने वाली रेखा के बीच में ये एंगल कितना है 90 डिग्री, जो हमने यहाँ पे देखा था ये वाला एंगल जो है ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये एंगल हमारा 90 डिग्री है। तो साइन 90 अपॉन r यानी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमारी कितनी है यहाँ पर r स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा r स्क्वायर। ठीक है, तो डेल्टा B इक्वल्स टू आया μ0 अपॉन 4 पाई I डेल्टा L अपॉन r स्क्वायर, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन हो गई फर्स्ट। अब अभी जैसे मैंने आपको बताया, हम समझ चुके हैं कि जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा और केवल जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होंगे सारे कंपोनेंट्स ऐड होकर हमको जो रिजल्टेंट चुंबकीय क्षेत्र होगा वो प्रदान करेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चित्रानुसार, तो चित्रानुसार परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, पूरा क्षेत्र निकालें तो पूरा चुंबकीय क्षेत्र B हो गया इक्वल टू सिग्मा डेल्टा B साइन अल्फा। ठीक है, इन सब का योग, यानी पूरे लूप के अवयवों के कारण जितने भी हॉरिजेंटल अवयव हुए हैं, हॉरिजेंटल कंपोनेंट हैं, उन सब का योग, यानी सिग्मा डेल्टा B साइन अल्फा। अब यहाँ पर हम डेल्टा B की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से रखेंगे और साइन अल्फा की वैल्यू हम यहाँ से ट्रायंगल साइन अल्फा के लिए OPQ से फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हम डेल्टा B की वैल्यू रख लेते हैं, सिग्मा μ0 अपॉन 4 पाई I डेल्टा L अपॉन r स्क्वायर इंटू साइन अल्फा। तो साइन अल्फा की वैल्यू हम रखते हैं ट्रायंगल OPQ से, ये अल्फा है, साइन अल्फा मतलब लंब बटे कर्ण। देखिए ध्यान से, साइन अल्फा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण। तो अल्फा के लिए लंब है OQ और कर्ण है PQ। तो OQ हमारा R के इक्वल A है और PQ R है, तो ये हो जाएगा A अपॉन R। तो साइन अल्फा की वैल्यू यहाँ से A अपॉन R आई, तो हम लिखेंगे A अपॉन R, यहाँ पे लिख देंगे ट्रायंगल OPQ से। तो बायो वालों को भी समझ आ जाएगा ये कि साइन अल्फा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो यहाँ ट्रायंगल से हमने ये वैल्यू रख दी है। तो अब यहाँ देखिए
कि जो μ0/4 सब कंपोनेंट्स में आएगा, तो जब हम इन सबको प्लस प्लस करके जोड़ेंगे तो μ0/4 सब में बाहर कॉमन आ जाएगा। ऐसे ही आई भी हर एक, जब सिग्मा लगाए, सिग्मा का मतलब है कि जो ये हमारे पास जो टर्म है ये इसी तरह की टर्म हर एक अवयव के लिए लेंगे और बीच पे प्लस प्लस लगाते चलेंगे। ये पहले अवयव के लिए, फिर प्लस μ0/4πi∆L/r² a/r दूसरे के लिए, फिर इसी तरह से प्लस करके तीसरे के लिए। तो सब में ये जो है μ0/4π एक जैसा होगा, कॉमन आ जाएगा। आई भी सब में एक जैसा होगा, कॉमन आ जाएगा। ठीक है, ए जो है ये त्रिज्या है, ये भी सब कंपोनेंट के लिए सेम होगी, तो ये भी बाहर आ जाएगी। ओके, और क्या होगा, और जो ये हो गया r² इंटू r³ ये भी सबके लिए एक जैसा होगा, तो r⁻³ बाहर आ गया। बचा क्या, केवल सिग्मा डेल्टा एल। ठीक, अब ये सिग्मा डेल्टा एल का मतलब क्या है, डेल्टा एल क्या है, एक अवयव की लंबाई, तो सिग्मा लगा देंगे सभी अवयवों की लंबाई का योग, और सभी अवयवों की लंबाई को जब हम जोड़ देंगे, यानी सभी अवयवों को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, ये पूरा लूप बन जाएगा, है ना, यानी कुंडली की परिधि। तो ये किसके बराबर होगी, ये हो जाएगी μ0/4π IA/r³ और सिग्मा डेल्टा एल किसके इक्वल होगा, पूरी परिधि के बराबर, लूप की परिधि के बराबर, तो ये हो जाएगा 2π × a, क्योंकि इसकी त्रिज्या कितनी है, a। अब रहता है यहाँ पे r, अब हम r की वैल्यू निकालेंगे। r की वैल्यू निकालने के लिए फिर से हम चलते हैं ट्रायंगल OPQ में। ठीक है, तो यहाँ से r की जो वैल्यू आई, देखिए हमें a भी हमारा फिक्स है, पता है, और x भी हमारा फिक्स है, तो r पाइथागोरस थ्योरम हम लगाएंगे ट्रायंगल OPQ में। तो यहाँ लगाते हैं ट्रायंगल OPQ में पाइथागोरस प्रमेय से, ये आपने सबने पढ़ा है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो होती है वो कर्ण होती है, तो कर्ण का स्क्वायर यानी r का स्क्वायर इक्वल टू लंब, लंब कौन सा होता है, जो 90 डिग्री बनाता है, और अल्फा के सामने वाला यानी a स्क्वायर प्लस आधार यानी कर्ण के सामने वाली भुजा यानी x, तो x स्क्वायर। तो यहाँ से r इक्वल्स टू आ गया a² प्लस x² का अंडर रूट यानी इस तरह से, और अंडर रूट को हम पावर हाफ लिखते हैं, a² प्लस x² की पावर हाफ 1/2। तो r की जो वैल्यू आई हमारी a² प्लस x² की पावर 1/2। तो जहाँ रखते हैं μ0/4π I × a/r, r की जगह रखा हमने a² प्लस x² की पावर 1/2, और फिर r की पावर 3 है, तो इसकी पावर फिर हो जाएगी 3, और इंटू 2πa, तो यहाँ पर हम इंटू 2πa, यहाँ मैं रखूँ गुना में 2πa। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर ये पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 2 जा 4, यहाँ 2 आ जाएगा, और ये a × a मिलके हो जाएगा a²। तो क्या आया हमारा, तो b इक्वल टू हो गया μ0, है ना, I a × a², μ0 I a², ये तो ऊपर आया, और नीचे क्या हो गया, a² प्लस x² की पावर 3 1 जा 3, इसकी गुणा हो गई 1/2 के साथ, ये हो गया 3/2, और क्या बचा था हमारा 2, ये 2 बच गया था, तो ये 2 यहाँ पर आ जाएगा, ये हो गया 2। तो ये हमारे पास के हमने एक लूप लेकर हमने इसको निकाला है ना, ये एक लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र आ गया। हमें निकालना है कुंडली के कारण। अब कुंडली में क्या होंगे, बहुत सारे लूप होंगे, तो मान लीजिए अगर n लूप हैं तो क्या होगा, हम यहाँ पे लेते हैं, इसके बाद यहाँ मैं लिख रही हूँ, यदि कुंडली में n लूप है या n फेरे हैं, तब कुंडली की
अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। तो B इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ पर ये एक लूप के कारण है तो इतना आया, n होंगे तो n से गुणा कर देंगे, सिंपल जैसे पहले से हम करते हैं कि एक पेन 5 रुपए का है तो 5 पेन कितने होंगे, 5 गुणा 5 यानी 5 पंजे 25। तो ऐसे यहाँ पर एक लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र इतना है, तो n लूप के कारण निकालना, तो n से हम इसको गुणा कर देंगे, तो इसमें n और इंक्लूड हो जाएगा, कैपिटल N। तो ये हो जाएगा μ0 n I a स्क्वायर अपॉन 2 इंटू a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये आ गया हमारा कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र। कहाँ पर, कुंडली की अक्ष पर, ये ध्यान रखना है। तो ये हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र हो गया, न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर। ठीक है, तो बच्चों ये टॉपिक आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। और इसमें हाँ, मैं एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जैसे हमने इससे पहले आर्टिकल में निकाला था कि इसके केंद्र पर अगर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो आप देखिए यहाँ अभी तो हमने एक्सपेक्ट किया, हम यहाँ केंद्र पर निकालना चाहते हैं, तो हम इस बिंदु P को उठाकर यहाँ से यहाँ ले आएंगे केंद्र पर। तो उससे क्या होगा कि ये जो x डिस्टेंस है ये घटते 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 कितनी हुई, 0। यानी अगर हम इसी फॉर्मूले में x की जगह 0 रख देंगे तो हमारा सेम, देखिए आप यहाँ पे 0 रखेंगे तो बिल्कुल वही आ जाएगा जो हमने इससे पहले वाला आर्टिकल किया था, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, सेम वही फॉर्मूला आएगा, आप रख के देखिएगा इसे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा टॉपिक। और अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगी, समझ में आया हो, तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।